की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टकी की बात की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम शहरी आवास योजना की पहली किस्त जारी की है। सीएम योगी ने 90,000 लाभार्थियों के खाते में 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं और सीएम योगी ने लोगों को आवास की चाबी भी सौंपी है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले की सरकारें परिवारवाद को बढ़ावा देती थीं। विपक्ष को परिवार और रिश्तेदार की चिंता थी, लेकिन आज माफियाओं की जमीन खाली कराकर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। जिन्होंने शोषण किया है, ब्याज समेत वापस देना होगा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में पीएम शहरी आवास योजना की पहली किस्त जारी की। 900 करोड़ रुपए सीएम योगी ने 90,000 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए। इस दौरान जिले भर के लाभार्थी भी वर्चुअली जुड़े। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। आप सोचो, 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले की सरकार सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानती है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सब का अपना परिवार है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों ने माफिया को पाला था, लेकिन हमने माफियाओं की जमीन खाली कराकर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे, तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की। उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं, लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए। और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए। क्योंकि जिन्होंने शोषण किया है, उस शोषण को ब्याज सहित अब वापस करने का इस समय आ गया है। सीएम योगी ने लोगों को आवास की चाबी सौंपी। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी और बटन दबाकर डीबीटी के जरिए एक बार में लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मुसलमान सबसे ज्यादा सरकारी इंतजामों का फायदा ले रहा है। अब क्या ये हमारी छाती पर चढ़ेंगे? अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का ये बयान काफी चर्चा में है। ईद से पहले अजान और रमजान को लेकर दिए बयान पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसे बयानों पर राजनीतिक दलों को कार्रवाई करनी चाहिए? वहीं मौलाना बरेलवी ने भी इस पर ऐतराज जताया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार निर्वाचित बीजेपी सांसद सतीश कुमार गौतम ने मुस्लिम समुदाय और उनके त्योहारों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बीजेपी सांसद ने सुबह 4 बजे बजने वाले लाउडस्पीकर और नुमाइश ग्राउंड में नमाज की इजाजत मांगने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान ले रहे हैं। नहीं, किसी की आवश्यकता क्या है? इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे में, बच्चों की परीक्षा चल रही है, हो मचा रहा है। उसे बंद करना चाहिए। सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने बयान पर मौलाना बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश में फूट डालना चाहते हैं, देश को तोड़ना और बांटना चाहते हैं। मोदी जी वो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं और मुसलमानों के साथ में विश्वास की बात करते हैं।
तो वो खुद अपने ही सुप्रीम लीडर की मुखालफत कर रहे हैं। और इस तरह के गौतम जी जैसे लोग देश में रहेंगे तो इस तरह और नफरत बढ़ेगी। बीजेपी सांसद सतीश गौतम के बयान पर मंत्री ओपी राजभर ने भी तंज कसा है। उनका कहना है कि नेता कब अपनी बात से पलट जाएं, इस बात का भरोसा नहीं है। ये सब नेतन को खाली जैसे बताते हैं कि नेता दो मुहैया सांप की तरह बोलते हैं। जब अभी पूछे ना कि आपने कैसे बोला तो कहा हम नहीं बोले, वो पत्रकार लोग अपने मन से दिखा रहे हैं। खट से नेता बदल जाते हैं, यानी कि ये भी बदल जाएंगे, 100% बदल जाएंगे। जब ये मियाँ जब पूछिए कहा हो तू कावन बयान देला, अब ना जितबे तब बदल दिए खट से। बीजेपी सांसद सतीश गौतम अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार ईद से पहले दिए उनके बयान से जहां विपक्षी दल हमलावर है, वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी उन पर तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में दलितों को साधने की होड़ मची है। बीएसपी के साथ में कांग्रेस एसपी ने भी कांशीराम जयंती धूमधाम से मनाई। वहीं राहुल गांधी ने तो कांशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र तक लिख दिया है। यूपी में दलित समुदाय की आबादी करीब 21 से 22% की है। 85 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। करीब 150 सीटों से ज्यादा पर दलित वोटर्स अहम भूमिका में हैं। ऐसे में तमाम सियासी दल पिछड़ों और दलितों को साधने में जुट गए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एसपी, कांग्रेस और बीजेपी नेता खुलकर दलितों की बात कर रहे हैं। 15 मार्च को कांशीराम की जयंती थी, लेकिन कांग्रेस ने 13 मार्च को ही कांशीराम जयंती मनाकर उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर दी। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बात से ज्यादा घबराहट है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस में एक बड़ा तबका राहुल गांधी के नेतृत्व में दलित समाज का जुड़ रहा है, इसलिए उनको घबराहट हो रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांशीराम पर सिर्फ बीएसपी का हक नहीं है। एसपी ने कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाया। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब और किसान वो जाग चुका है। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सरकार जो केवल लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है, उसको हटाने का समय आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि अखिलेश का पीडीएफ फर्जी है। जब ये सरकार में होते हैं तो कांशीराम नगर का नाम ही बदल देते हैं। मायावती जी ने कासगंज जिले का नाम बदलकर कांशीराम नगर रखा था। सत्ता में आते ही अखिलेश जी ने उनको इतना घृणा लगा कांशीराम नगर से कि उसका नाम बदल करके फिर कासगंज कर दिया। हालांकि आकाश आनंद ने कांग्रेस एसपी पर पलटवार भी किया है। श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो ये है कि हमारे मान्यवर साहब वो हैं जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए। यूपी में दलित समुदाय की आबादी करीब 21 से 22% है। 85 विधानसभा सीटों दलितों के लिए आरक्षित हैं। करीब 150 सीटों से ज्यादा पर दलित वोटर्स अहम भूमिका में हैं। कांशीराम जयंती मनाकर अब आने वाले मिशन 2027 को लेकर दलितों को साधने की कवायद में जुट गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सपा और कांग्रेस की ये रणनीति आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कितना फायदा पहुंचा पाती है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सीएम योगी राजस्थान के जालौर में 2 दिन के प्रवास पर रहे। सीएम योगी सिरे मंदिर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ पर आयोजित महायज्ञ में शामिल हुए। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रवाद का संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने राम को ठुकराया और राम के अस्तित्व को नकारा, आज समय ऐसा आया है कि राम ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
सीएम योगी 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहे। राजस्थान के जालौर में सीएम योगी ने सिरे मंदिर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित महायज्ञ की पूर्णाहुति दी। सीएम योगी ने धर्म सभा को संबोधित किया और राष्ट्रवाद का संदेश दिया। पहले की सरकारों ने बांटने में विश्वास किया, परिणाम था हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे। जाति, क्षेत्र और भाषा का विभाजन देश को कमजोर कर रहा था। मोदी जी आए, उन्होंने देश को एक स्वर में जोड़ने का काम किया। धार्मिक आस्था और राम मंदिर के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारें धार्मिक आस्था को रूढ़िवाद और अंधविश्वास मानती थीं, जिन्होंने राम को ठुकराया और राम के अस्तित्व को नकारा। आज ऐसा समय आया है कि राम उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। पिछली सरकारें क्या करती थी? आस्था का अनादर करती थी। भारत की आस्था, सनातन धर्म की आस्था को रूढ़िवाद मानती थी, अंधविश्वास मानती थी। मोदी जी ने कहा नहीं, भारत की आस्था, सनातन धर्म की आस्था, ये भारत की आस्था है और आस्था के बगैर कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को जिसने नकारने का काम किया, प्रभु ने उनको ऐसा ठुकरा दिया कि हमेशा के लिए वे। रविवार को जालौर में सीएम योगी ने कनकांचल पहाड़ी पर 2120 फीट ऊपर स्थित सिरे मंदिर पहुंचकर सिरे मंदिर के गादीपति पीर गंगानाथ महाराज के दर्शन किए। जालौर में ही सीएम योगी ने शांतिनाथ बालिका आदर्श स्कूल का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद में चुनाव आयोग का एक्शन शुरू हो चुका है। आचार संहिता लगने के मात्र 24 घंटे के अंदर बंगाल में 5 बड़े तबादले हो चुके हैं, जिनमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ममता बनर्जी इन तबादलों पर बहुत गुस्से में हैं। संसद तक हंगामे की गूंज सुनाई दी। चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया गया। तो वहीं बीजेपी इसे चुनाव से पहले हार के डर की बौखलाहट बता रखी है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन बंगाल में दिखा है। चुनाव की घोषणा के मात्र 12 घंटे के भीतर देर रात 4 बड़े अधिकारियों के तबादले हो गए और 24 घंटे पूरे होने से पहले पश्चिम बंगाल के डीजीपी का तबादला भी हो गया। कुल मिलाकर बंगाल में नए मुख्य सचिव, नए गृह सचिव, नए डीजीपी, कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर और नए डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मोर्चा संभाल लिया है। टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। They have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. बंगाल में अधिकारियों के तबादले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। संसद में यह मुद्दा उठाने के बाद टीएमसी सांसदों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। 4 राज्यों का और 1 यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है, पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। उधर बीजेपी इसे सामान्य चुनावी प्रक्रिया बताते हुए विपक्ष पर पलटवार कर रही है और आरोपों को चुनाव से पहले ही हार का डर करार दे रही है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। महाराष्ट्र में होने के बाद हमने उसको स्वीकारा और हम चुनाव के सामने गए। चुनाव आयोग मेरे जैसा लोग रहे तो मैं ममता बनर्जी को ही अपदस्थ करके पावर विहीन अभी भर चुनाव करवा दूं, क्योंकि ये सत्ता के बगैर चुनाव जीत नहीं सकती। ये तो सप्लायर बन गई पूरे देश में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने वाली। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग का एक्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने असम के 5 जिलों में एसएसपी बदल दिए हैं। साथ ही तमिलनाडु में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में टॉप 4 अफसरों के तबादले ने विधानसभा चुनाव में विवाद, टकराव और सियासी तनाव की नई लकीरें खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभिनेता सलमान खान और रितेश देशमुख से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव ने इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ एक तस्वीर शेयर की और इस पोस्ट ने फैंस और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में चर्चा छेड़ दी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर मुलाकात की वजह साफ नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव ने ये फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर मुंबई मिलन कैप्शन के साथ में शेयर की है, जिसमें उन्होंने सलमान खान को टैग भी किया है। तस्वीर में दोनों एक बड़े आर्टवर्क के सामने पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों काफी डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं, जहां पर सलमान खान अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए भी नजर आए। आरएसएस अब पूरे देश में अपने संगठन को लेकर बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रांत की रचना खत्म करके आरएसएस अब संभाग पर फोकस करेगी। देश भर में आरएसएस के जहां 9 क्षेत्र और 85 संभाग होंगे, वहीं यूपी में 10 संभाग बनाए जाएंगे और उत्तराखंड में 2 संभाग होंगे। कुमाऊं और गढ़वाल से भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर कितने संभाग होंगे। इसी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आरएसएस ने देश भर में अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का खाका तैयार किया है। इसमें सबसे अहम बदलाव यूपी और उत्तराखंड के संगठनात्मक ढांचे में किया है। नई संरचना में उत्तर प्रदेश से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं। आरएसएस ने यूपी और उत्तराखंड को मिलाकर उत्तर क्षेत्र बनाने का फैसला किया है। यूपी में कुल 10 संभाग होंगे। इसमें मेरठ, ब्रिज, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, काशी और गोरखपुर शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ब्रज क्षेत्र के पूर्व प्रांत प्रचारक और मौजूदा समय में सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख हरीश रौतेला को पश्चिमी यूपी के संघ के क्षेत्र में संपर्क प्रमुख बनाने का फैसला किया गया। इसके अलावा मनोज मिश्रा को क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिमी यूपी बनाए जाने पर सहमति बनी है। संभाग स्थानीय शाखाओं के प्रशिक्षण और कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। आरएसएस की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 प्रांत है। गोरक्ष प्रांत है, काशी प्रांत है, अवध प्रांत है और कानपुर प्रांत है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज, मेरठ है और उत्तराखंड एक अलग से प्रांत है। अब इन सबको मिला के एक राज्य हो जाएगा। तो एक राज्य और बाकी प्रांत को संभाग का नाम रख के अपने प्रचारक योजना संगठनात्मक इकाई गठित करेगा। आरएसएस में ये संगठनात्मक बदलाव अगले साल मार्च में के बाद लागू होंगे। हरीश रौतेला पश्चिम क्षेत्र के संपर्क प्रमुख होंगे। आने वाले समय में प्रांत की वर्तमान संरचना को समाप्त कर दिया जाएगा। संगठन का फोकस क्षेत्र व संभाग इकाइयों पर होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आरएसएस विशेष रूप से सक्रिय है और यही वो वजह है कि संगठन के लिहाज से भी आरएसएस अपने संगठन के ढांचे को भी दुरुस्त कर रही है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और बीजेपी ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नई रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने जिला कमेटियों के गठन पर मंथन शुरू कर दिया है। पश्चिम और ब्रज के 24 से ज्यादा जिला कमेटी के नाम फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी यूपी में अपने 6000 से ज्यादा जमीनी कार्यकर्ताओं को जिला कमेटी में जगह देगी, जिससे काम करने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक मजबूत और सशक्त टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने जिला कमेटियों के गठन पर मंथन शुरू कर दिया है। पश्चिम और ब्रज के 24 से ज्यादा जिलों की बीजेपी जिला कमेटी के नामों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने अपनी कमेटी के साथ बैठक कर फाइनल कर लिया है। बीजेपी यूपी में अपने 6000 से ज्यादा जमीनी कार्यकर्ताओं को जिला कमेटी में जगह देगी। वहीं अवध क्षेत्र के नाम 20 मार्च को फाइनल हो सकते हैं। इसी तरह बुंदेलखंड, काशी और गोरक्ष क्षेत्र के जिलों का कमेटी के नाम पर पार्टी में लगातार बैठकें चल रही हैं। ये जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस सिद्धांत पर काम करती है और काम कर रही है और इसका असर भी दिख रहा है। महापुरुषों की जयंती हो या वर्ग विशेष के काम हो या हर विशेष के काम, भारतीय जनता पार्टी ने सबको साधा।
बीजेपी ने जो पर्यवेक्षक जिलों में भेजे थे वो जिला से संभावित जिला कमेटी के नाम को ले आए हैं। पार्टी ने पूर्व में जिला समितियों के गठन के लिए जिला स्तर पर आम सहमति बनाने के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे। भारतीय जनता पार्टी एक नई टीम और जो संगठन में काम करने वाले मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको पदाधिकारी बना के उनके अंदर एक बेहतर उत्साह हो और मजबूती से उत्साह के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने आज भुवनेश्वर में KIIT और KISS फाउंडेशन के परिसर में प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित उन्हें किया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा ये सम्मान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में पहुंचने पर नीता अंबानी के स्वागत के लिए सैकड़ों बच्चे वहां पर मौजूद रहे। बच्चों ने नीता अंबानी को एक पेंटिंग भी गिफ्ट की। Mattered most. आज उड़ीसा की इस पवित्र धरती पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भगवान जगन्नाथ जी से आदर प्रणाम करती हूँ। वो पूरे जग के नाथ है, मालिक है। इसलिए कहा गया है, न जात न पात, जगन्नाथ का भात, जग पसारे हाथ। डॉक्टर समंता, उड़ीसा में अनेक भव्य मंदिर है। आपके भी 2 आधुनिक मंदिर बनाए हैं, विद्या मंदिर KISS एंड KIIT। ये दोनों विद्या मंदिर पूरे देश का गौरव है।